हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम इंटरमीडिएट के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों को। पहला चैप्टर हमारा है विलयन। विलयन पढ़ेंगे। विलयन में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले विलयन पढ़ेंगे, क्या होता है विलयन, फिर विलयन के प्रकार, फिर विलयन के अणुसंख्यक गुण, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म जैसे वाष्पदाब का उन्नमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरण दाब, आज ये सब गुण पढ़ेंगे। उसके पश्चात इन सभी अणुसंख्यक गुणों के आधार पर हम विलेय पदार्थ के अनुभार की यानी आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। फिर अपसामान्य अनुभार की भी गणना पढ़ेंगे। फिर वान ठाप गुणांक का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। इसके अतिरिक्त एक चीज और भी पढ़ना है, हेनरी स्थिरांक यानी ठोस की द्रव में विलेयता, माफ करिएगा, गैस की द्रव में विलेयता के लिए एक नियम पढ़ा जो बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, जिसे हेनरी नियम कहते हैं, वो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने विलयन क्या होता है। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक, अर्थात विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दिए जाएं लेकिन एक दूसरे को अलग अलग न देखा जा सके, तो उसी को कहते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन में दो चीज होता है। पहला चीज होता है विलेय, दूसरा चीज होता है विलायक, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है विलयन। ठीक, तो विलायक किसे कहते हैं यानी सॉल्वेंट किसे कहते हैं, और विलेय अर्थात सॉल्यूट क्या होता है विलयन में। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, तथा जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो क्या होता है विलेय। एक उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। उदाहरण के लिए हम शरबत ले लें। क्या लें? शरबत। अगर हमारा शरबत है, शरबत में क्या मान लेते हैं, द्विअंगी विलयन है, दो चीज केवल है, चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी, दो चीजों से बना शरबत। तो शरबत में किस चीज की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की कि चीनी की? तो किसकी मात्रा ज्यादा होती है? पानी की। पानी की मात्रा ज्यादा होती है, अर्थात पानी क्या है हमारा, ये विलायक है। क्या है? विलायक है। और जिस पदार्थ की मात्रा कम है वो क्या है? विलेय। ठीक, तो अर्थात विलयन में दो चीज होते हैं, विलेय और विलायक। ये याद रहे कि दो चीजों से मिलकर बना होता है विलयन। ठीक, अब विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय तथा विलायक से। विलयन कितने प्रकार का होता है? देखिए विलयन कितने प्रकार का होता है, अर्थात विलयन के प्रकार। विलयन को कई आधार पर बांट सकते हैं। जैसे पहला चीज भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन पढ़े। उसके पहले चीज इंपॉर्टेंट बात कि विलयन क्या, भौतिक अवस्था वही अवस्था होती है प्रायः जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन, क्योंकि विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है, जानते किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था तीन होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। तो विलेय भी तीन अवस्थाओं में हो सकता है, विलायक भी तीन अवस्थाओं में हो सकता है। इस आधार पर विलयन 9 प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन कौन सा हो सकता है? जैसे इधर टेबल देखिए, हम एक तरफ हम विलेय लिख लिए हैं, एक तरफ विलायक। एक एक उदाहरण लेते चलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए विलेय हमारा गैस, विलायक क्या है? गैस, यानी गैस में गैस घुली है। इसका उदाहरण होगा वायु। वायु क्या है? एक तरीके का विलयन है। उसी तरह से मान लेते हैं द्रव। द्रव किस में घुला है? गैस में। द्रव गैस में घुली है, तो इसका उदाहरण क्या है? जलवाष्प या एरोसॉल। फिर हो सकता है कि ठोस घुली हो गैस में, ठोस घुली हो गैस में, इसका उदाहरण क्या है? धुआं। जैसे हम लोग धुआं देखिए, धुआं क्या है? उसमें गैस है और कार्बन के कण है।
तो ठोस घुला गैस में, ठीक। तो ये उदाहरण हो गया धुआं। उसी तरह से हो सकता है विलायक में हम ले लिए सब द्रव, विलायक है, विलय हो सकता है गैस घुली हो, गैस किसमें घुली हो, द्रव में। तो उसका उदाहरण सोडा वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल जाती है तो क्या होता है वो सोडा वाटर। फिर हो सकता है कि द्रव घुली हो, द्रव में, द्रव घुली हो द्रव में। तो इसका एक उदाहरण जैसे अल्कोहल का जल में विलयन, और एक उदाहरण हो सकता है दूध। तो ये अल्कोहल का जल में विलयन, ये कैसा विलयन है, द्रव का द्रव में, यानी विलायक द्रव है, विलय भी द्रव है, भौतिक अवस्थाएं दोनों है समान। फिर अगला लेते हैं विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है, और विलय मान लेते हैं कैसा है, ठोस। कैसा है, ठोस। ठोस घुला हुआ द्रव में, जैसे उदाहरण है शरबत या यूरिया का विलयन, कोई विलयन है ठोस घुला हुआ द्रव में। फिर अगला भौतिक अवस्था बदल जा रहा है विलायक की, हो सकता है विलायक ठोस हो, ठोस में घुली हो गैस, यानी विलय क्या हो, गैस। तो ठोस पर घुली हो, तो इसका उदाहरण है जैसे धातु पर गैसों का अधिशोषण, धातु पर गैसों का अधिशोषण। यह इसका उदाहरण हो सकता है झावा पत्थर, झावा पत्थर देखे होंगे, वो क्या है, ठोस में गैस विलय है। तो ये उदाहरण है। अगला उदाहरण लेते हैं कि हो सकता है विलय जो है ठोस अवस्था में हो विलायक, और विलय कैसा हो, द्रव, द्रव अवस्था में हो, द्रव घुला हो ठोस में। तो इसका उदाहरण ये मरकरी एमलगम, यानी अमलगम है मरकरी, और उसमें कौन सी धातु घुली है, ये घुला है, ये तो द्रव है, और सिल्वर क्या, ठोस। तो ये मरकरी अमलगम। उसी तरह से हो सकता है ठोस में ठोस घुला हो, यानी विलायक ठोस और विलय भी क्या हो, ठोस। तो इसका उदाहरण पीतल, जैसे पीतल में क्या होता है, कापर होता है और जिंक, 80% कापर और 20% जिंक मिला होता है। तो ये हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के 9 प्रकार, ठीक। ये तो भौतिक अवस्था के आधार पर। अब सांद्रता के आधार पर देखिए, सांद्रता के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलयन पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो, उसे कहते हैं तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र विलयन, जिसमें विलयन पदार्थ की मात्रा अधिक हो, उसे कहते हैं सांद्र विलयन, अर्थात कंसेंट्रेट। अब तीसरा होता है संतृप्त विलयन, अर्थात सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा समझें। जैसे हम पानी ले लें, उसमें चीनी चम्मच से धीरे धीरे करके डालें, तो क्या होता है कि चीनी पहले थोड़ा घुलेगी, फिर और डालेंगे, वो भी घुल जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसा आएगा कि उसके बाद चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। तो यानी इसे विलयन की उस विलायक की क्या कहते हैं, विलेयता। तो जितना विलय हो सकती है तो उतना पूरा घुल गया, उससे ज़्यादा घोलते तो चीनी का घुलना बंद हो जाता है, तली पर नीचे बैठने लगती है। तो जितनी मात्रा घुल सकती है अगर उतना घोला गया है, तो इस तरह के विलयन को कौन विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन। अर्थात जब विलायक विलय द्वारा पूर्ण रूप से तृप्त हो, तो ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। चौथा होता है असंतृप्ति, अर्थात अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से क्या हो, कम हो, विलेयता से कम हो, ऐसे विलयन को कहते हैं असंतृप्त विलयन। फिर पांचवा होता है अति संतृप्त विलयन, यानी ऐसा विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा उसके विलेयता से अधिक हो। तो विलेयता के यानी सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। तीसरा होता है विलय पदार्थ के कणों के आकार के, यानी विलय के कण की साइज, विलय के अणुओं की साइज, अणुओं के आकार या साइज के आधार पर। इस आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है वास्तविक विलयन। कौन सा, वास्तविक विलयन। दूसरा होता है कोलाइडल विलयन, कोलाइडल विलयन। तीसरा होता है निलंबन, निलंबन। तो 4 प्रकार के
यानी वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंसर। तो तीन प्रकार के विलेय पदार्थ के अणुओं की साइज के आधार पर वास्तविक विलयन किसे कहते हैं? कैसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ के कणों का साइज इतना छोटा हो कि नग्न आंखों से दिखाई न दे, अर्थात 20 एंगस्ट्रॉम से छोटा हो। कोलाइडल विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिनमें विलेय पदार्थ के कणों का आकार 20 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है, उन्हें कोलाइडल विलयन कहते हैं। निलंबन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा हो, उसे कहते हैं निलंबन। तो ये विलयन के प्रकार हो गए, कई आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता देखेंगे। अब हम देखेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता कहते किसे हैं? विलयन के इकाई आयतन अथवा इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। अपनी कॉपी में नोट बनाते चले, फिर से एक बार सुन लें। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन के इकाई आयतन अथवा इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की दो विधियां हैं मुख्यतः। एक विधि होती भौतिक विधि, दूसरी होती रासायनिक विधि। तो भौतिक विधियों में भी कई विधि हैं। भौतिक विधियों में कौन कौन विधियां? एक है भार प्रतिशतता अर्थात W/W, आयतन प्रतिशतता अर्थात V/V, भार आयतन प्रतिशतता अर्थात W/V और ppm में यानी प्रति मिलियन में सांद्रता, ppm में सांद्रता पार्ट पर मिलियन। ये चार भौतिक विधियां हैं। चारों विधियों को हम एक एक करके पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भार प्रतिशतता। ये भार प्रतिशतता क्या होती है? नाम से ये नाम जान गए तो आधा काम जान गए। तो भार प्रतिशतता है कि विलयन के इकाई, विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती? भार प्रतिशतता। अर्थात सूत्र बनता है भार प्रतिशतता बराबर बन गया विलेय की मात्रा ग्राम में। तो विलेय का भार इसमें ग्राम में बटा विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। ये हो गया हमारा भार प्रतिशतता अर्थात स्मॉल w बाई कैपिटल W। ठीक, यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, भार प्रतिशतता। ठीक उसी प्रकार हमारा V/V अर्थात आयतन प्रतिशतता कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित अर्थात 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता, यानी V/V स्मॉल v बाई कैपिटल V बराबर होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन मिलीलीटर में और बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। ये आयतन प्रतिशतता हो गई। उसी तरह से अगला है भार आयतन प्रतिशतता यानी W/V। भार आयतन प्रतिशतता किसे कहते हैं? भार आयतन प्रतिशतता क्या है कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या या विलेय का भार ग्राम में क्या कहलाता है? भार आयतन प्रतिशतता कहलाता है। अर्थात W/V बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार
ग्राम में बटा बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। तो ये हो गया हमारा भार आयतन आवश्यकता। अब पीपीएम में सांद्रता किसे कहते हैं? जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की बहुत अल्प मात्रा हो तो उसकी इन सब में सांद्रता नहीं व्यक्त की जाती, तो उसको व्यक्त करने के लिए भार ये पीपीएम में सांद्रता आता है। पीपीएम में सांद्रता का मतलब है पार्ट पर मिलियन, यानी प्रति मिलियन भाग। अर्थात इसको परिभाषित किया जाए तो कई तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे ग्राम में अगर कहीं विलेय की मात्रा ग्राम में ले रहे हैं तब कहेंगे पीपीएम में सांद्रता। किसे कहेंगे कि किसी विलयन के 10 लाख ग्राम भाग में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। अगर भाग के आधार पर कहें तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। या आयतन के रूप में व्यक्त करें तो किसी विलयन के 10 लाख आयतन में उपस्थित विलेय के आयतनों की मात्रा या विलेय के आयतन मिलीलीटर में की मात्रा पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। अर्थात पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है, पीपीएम में सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार। ग्राम में कर दें तो हमको विलियन भी ग्राम में लेना पड़ेगा। विलियन का भार ग्राम में गुणे 10 लाख 10 की पावर 6। तो ये इतनी भौतिक विधियां हैं, सूत्र नोट कर लें और याद भी रहे। अब इनका एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भार प्रतिशतता है, हम कह दें कि किसी यूरिया का 10% W/W बिलियन है। इस कथन का क्या अर्थ है? इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम बिलियन में विलेय यूरिया की मात्रा कितनी है? 10 ग्राम। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम V/V कर दिए होते, V/V कर दें, इसका मतलब हुआ कि 100 मिलीलीटर विलेय में विलेय कितना है? 10 मिलीलीटर। अगर इसी को हम W/V कर दें तो इसका मतलब बदल जाएगा कि 100 मिलीलीटर विलेय में विलेय कितना है? 10 ग्राम है। ठीक, तो इस कथन का ये मतलब है, इसको समझ गए होंगे। तो ये भौतिक विधियां इतनी हैं। भौतिक विधियों के बाद दूसरी विधि आती है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों में कई विधियां हैं, जैसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, मोलरता है, नॉर्मलता है, मोल प्रभाज है और फॉर्मलता है। इतनी विधियां हैं। अब एक एक विधि का हम देखेंगे। सबसे पहली विधि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। अर्थात ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर हो गया, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटा बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, तो ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता है, 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या। दूसरा चीज आता है मोलरता। मोलरता अर्थात मोल प्रति लीटर में सांद्रता। मोलरता किसे कहते हैं? इकाई आयतन विलियन में उपस्थित, इसे नोट करें, इकाई आयतन विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाता है। अर्थात मोलरता बराबर सूत्र बना परिभाषा से, मोलरता बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की
संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर। ध्यान रहे आयतन किसमें रहे, लीटर में। अब इसी को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या कैसे प्रदर्शित करते हैं, मोलों की संख्या पूरा लिखे हम, मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का अनुभाग, पदार्थ का अनुभाग। तो हम इसी सूत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी मोलरता बराबर हमारा हो गया, मोलरता बराबर बन गया पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा बटा पदार्थ का अनुभाग, पदार्थ का अनुभाग गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, अब इसको और बढ़ा ले। अगर आयतन लीटर में ना हो, मिलीलीटर में हो, तो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा गुणे 1000। 1000 क्या होगा अभी देखेंगे, पदार्थ का अनुभाग, अनुभाग गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ठीक, समझ गए होंगे, आयतन मिलीलीटर में बना, यहाँ लीटर था तो मिलीलीटर को लीटर बना के 1000 से भाग देंगे, यहाँ पर 1000 ऊपर चला जाएगा जो यहाँ पे आया, तो ये बन गया। इसे शॉर्टकट में लिखें तो मोलरता बराबर हमारा सूत्र क्या बना, मोलरता बराबर हो गया पदार्थ की मात्रा W से गुणे 1000 बटा पदार्थ का अनुभाग कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है आयतन V से, आयतन वो भी किस में है, मिलीलीटर में। ठीक, तो ये मोलरता का हमारा सूत्र बन गया। ठीक, तो इतना पहले नोट कर लें। हो गया, मिटाएं इसको। अब देखते हैं मोलरता पर ताप का प्रभाव, मोलरता पर ताप का प्रभाव। ठीक, मोलरता का ताप प्रभाव देखिए, मोलरता बराबर सूत्र हमारा है, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, अर्थात मोलरता आयतन पर निर्भर करती है। और हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी विलयन का अगर ताप बढ़ाया जाए तो उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो इसका साफ मतलब हुआ जब आयतन बढ़ा तो विलय पदार्थ तो उतना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये याद रखें, नोट कर लें कि ताप बढ़ाने पर विलयन की मोलरता घटती है। ठीक, अब आगे देखें, यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ का 1 मोल घुला हो तो उसे क्या कहते हैं, 1 मोलर विलयन कहते हैं। कौन विलयन, मोलर विलयन। अगर किसी पदार्थ का 1 मोल घुला हो तो उसे मोलर विलयन कहते हैं। और यदि आधा मोल घुला हो, आधा मोल घुला हो तो उसे क्या कहते हैं, सेंटीमोलर। कौन बोला, सेंटीमोलर विलयन, सेंटीमोलर, या इसी को प्रदर्शित करते हैं 1m/2 मोलर। तो इसी तरह से इसे कहते हैं 1 मोलर। अब अगर 0.1 मोल घुला हो, 0.1 मोल विलयन हो, 0.1 मोल पदार्थ हो तो उसको कहते हैं m/10, अर्थात डेसीमोलर। कौन मोलर, डेसीमोलर, डेसीमोलर। उसी तरह से
अगर 1/5 मोल घुला हो तो उसे कहते हैं पेंटीमोलर। पेंटीमोलर अर्थात क्या है ये 1m/5। अगर इसी तरीके से अगर 10 तो ये इतना होगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं 1m/100 बराबर होता है सेंटीमोलर। सेंटीमोलर m/1000 होता है मिलीमोलर। मिलीमोलर तो ये प्रदर्शित करने के तरीके हैं मोलरता को। जैसे लिख दिया जाता है न्यूमेरिकल्स में आता है कि 0.5 मोलर H2SO4 अर्थात इसकी सांद्रता कितनी है 0.5 मोलर। तो ये सांद्रता व्यक्त करने की मोलरता व्यक्त करने के इतने तरीके हैं। ठीक, तो ये मोलरता इतना है। मोलरता की न्यूमेरिकल भी करना है आपको, लेकिन पहले सभी सांद्रता हम करवा दें, उसके बाद सबका एक एक उदाहरण लेते चलेंगे। कुछ उदाहरण भी हल करवाएंगे, तो उसको भी ध्यान करें। अपने से न्यूमेरिकल हल करें, पहले कोशिश करें अपने से करने की, बाकी हम बताएंगे। तो मोलरता में सांद्रता व्यक्त करने का तरीका हो गया, ग्राम प्रति लीटर में भी हो गया। अब आते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलिटी होती क्या है या नॉर्मलता किसे कहते हैं? तो नॉर्मलता की परिभाषा है कि किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाता है। तो नॉर्मलता का अगर परिभाषा से सूत्र बनाए तो नॉर्मलता बराबर होगा विलय के तुल्यांकों की संख्या। विलय के तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन होगी किसमें? लीटर। तो ये नॉर्मलता का सूत्र हुआ। अब हमको अगर यहाँ पर विलयन के तुल्यांकों की संख्या नहीं पता है तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते तो याद रखें, तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है, तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार। विलय का भार बटा पदार्थ का तुल्यांकी भार या विलय का तुल्यांकी भार। विलय का तुल्यांकी भार ये हो गया। तो इस तुल्यांकों की संख्या की जगह पे ये मान रख सकते हैं, तब हम नॉर्मलता बराबर बन गया। नॉर्मलता बराबर हो गया विलय का भार, विलय का भार बटा विलय का तुल्यांकी भार। विलय का तुल्यांकी भार शॉर्टकट में लिख दिए, समझ लेना। तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, आयतन किसमें? लीटर में। अब अगर आयतन लीटर में ना हो के मिलीलीटर में हो जाएगा तो क्या सूत्र बन जाएगा? विलय का भार गुणे 1000 बटा विलय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें? मिलीलीटर में जाता है। ठीक, अगर संकेत में इसे व्यक्त करें तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा विलय पदार्थ की मात्रा W गुणे 1000, तुल्यांकी भार को ई से प्रदर्शित करते हैं, आयतन को V से। तो ये सूत्र हो गया नॉर्मलता का। ठीक, तो नॉर्मलता ये सूत्र नोट करें। नॉर्मलता हम लोग देखें
जैसे मोलरता को व्यक्त करते थे उसी प्रकार नॉर्मलता को व्यक्त करने का तरीका है। अगर विलयन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक भूला है, कितना तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक है, तो उसे कहते हैं एक नॉर्मल विलयन या नॉर्मल विलयन। अगर 1/2 ग्राम तुल्यांक भूला है तो उसे क्या कहेंगे 1/2 या n/2 विलयन, या इसी को कहते हैं सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल। अगर 1/10 ग्राम तुल्यांक भूला है इसे कहेंगे n/10 अर्थात सेंटीमोल नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल। ठीक इसी प्रकार n/100 हो सकता है। n/100 को कहते हैं सेंटी नॉर्मल, सॉरी ये होगा डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल ये सेंटी नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल n/100 है, 1000 है, उसे कहेंगे मिली नॉर्मल। मिली नॉर्मल। ठीक अगर 2n है उसे कहेंगे बाई नॉर्मल। बाई नॉर्मल। ठीक तो ये नॉर्मलता व्यक्त करने के तरीके हैं। अगर 1 ग्राम तुल्यांक भूला है तो नॉर्मल विलयन, आधा तुल्यांक भूला तो सेमी नॉर्मल, 1/10 ग्राम तुल्यांक है तो डेसी नॉर्मल, 1/100 ग्राम भूला है तो सेंटी नॉर्मल। इस तरीके से हम नॉर्मलता को व्यक्त करते हैं। अब हम देखेंगे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ठीक नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध है, तो क्या है नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। मोलरता में संबंध क्या संबंध है, तो नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलरता। मोलरता गुणे अणुभार। ठीक ये संबंध है। संबंध को शॉर्टकट में लिखना चाहें तो नॉर्मलता m/e बराबर मोलरता गुणे कैपिटल M। ठीक तो नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलरता गुणे अणुभार। ये संबंध है नॉर्मलता और मोलरता में। अब मोलरता एवं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता समझ लें। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता एवं मोलरता में संबंध क्या है, तो यहाँ भी एक सूत्र याद रख ले। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर होती है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर मोलरता गुणे अणुभार। मोलरता गुणे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। ठीक ये संबंध है, इसको भी नोट कर लें। ठीक नोट हो गया। अब हम लोग देखेंगे मोलरता। मोलरता ठीक क्योंकि जब हम रासायनिक विधियाँ लिखे थे तो शायद वहाँ पे मोलरता छूट गया था, तो इसीलिए विधि लिखी। रासायनिक विधि में मोलरता भी है, मोलरिटी जिसे कहते हैं मोलरिटी। मोलरता होती क्या है, मोलरता देखिए परिभाषा पहले लिखे। 1 किलोग्राम
विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाता है। ठीक, अर्थात मोललता का सूत्र बना, मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमें, किलोग्राम में। ठीक, फिर उसी को सूत्र बना सकते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या हम लोग जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ की मात्रा बटा अणुभार। तो यहाँ पर बन सकता है, उस सूत्र को अगर रख दें तो बन जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान। थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ ग्राम में कर देते हैं, ग्राम में कर दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 से गुणा। तो ये बन गया मोललता का सूत्र। 60 कर देने के मोललता को अगर हम, तो मोललता बराबर क्या बना, मोललता बराबर बना पदार्थ की मात्रा गुणे 1000 बटा विलेय का और भार गुणे विलायक का द्रव्यमान, इसमें ग्राम। ध्यान रखना, स्मॉल लेटर है विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल लेटर में। ठीक, तो ये मोललता का सूत्र बन गया। अब एक चीज देखिए, क्या मोललता में कहीं आयतन आया है? नहीं आया। अर्थात ताप बढ़ाने पर मोललता तो घटती थी, लेकिन मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयतन में कोई परिवर्तन, गर्म करने पर द्रव्यमान पदार्थ का परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तन केवल आयतन में होता है। यानी मोललता का ताप का कोई प्रभाव मोललता पर नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखिए। ठीक, अब मोललता के बाद अगला चीज हमारा आता है मोल प्रभार।